जमाना करेगा रुलाने की कोशिश, हमें करनी है मुस्कुराने की कोशिश, और उन्होंने बनाई जमीनों में जन्नत, जिसने भी की हंसने हंसाने की कोशिश। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव। और आज फिर हाजिर हूं लेकर के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक कलाकार हैं, एक साहित्यकार हैं और सबसे बड़ी बात हास्य कवि हैं। हंसना सब कोई चाहता है, मगर इस गमों के दौर में हंस कोई नहीं पाता। आज हम करेंगे हंसाने की बातें, सुनेंगे कुछ हास्य की कविताएं हमारे आज के मेहमान और कवि लोकेश कुमार गुप्ता जी से। तो लोकेश कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद सर जी। गुप्ता जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक हास्य कवि हैं, और सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहते हैं आपके परिचय के साथ कि आप रायगढ़ में कब से हैं, अभी क्या करते हैं, कविताएं लिखने के अलावा और आप क्या क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने रेडियो धूम में आमंत्रित किया। मैं रायगढ़ का ही निवासी हूँ, पुश्तैनी घर हमारा यहीं है, दादा बाबा सब यहीं के हैं। और मैं रायगढ़ ACCL में फोरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं अपने समाज रायगढ़ अग्रहरी समाज का अध्यक्ष हूँ एवं राष्ट्रीय साहित्य मंच जिला इकाई का उपाध्यक्ष एवं भारतीय खदान मजदूर संघ क्षेत्रीय मुख्यालय का वर्तमान में सचिव हूँ। हम जैसे सुन पा रहे हैं बहुत सारे दायित्व आप लेकर चल रहे हैं, और इस बीच में कविता कैसे लिख लेते हैं आप? समय मिल जाता है कविताएं लिखने के लिए? कविता के लिए ऐसे है कि कई लोग बोलते हैं कि एकदम शांत सुनसान जगह में बैठने से कविता कुछ लिख पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कविता तो ऐसी है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर शब्दों से बांधते जाइए और कविता बनते जाती है। चाहे वो परेशानियां हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, कविता को शब्दों में बांधना ही काव्य है, कविता है। बहुत बढ़िया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप हास्य कविताएं लिखते हैं, बहुत मुश्किल होता है आज के युग में, चाहते सभी कोई हंसना है, और हंसाने की कला तो ऐसी है कि बहुत कम लोगों को मिल पाती है। कहते हैं कि आप गम की शायरी या कविताएं तुरंत लिख लेते हैं, हंसाने के लिए बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है, व्यंग भी सोचना पड़ता है, और कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि हम हंसाते समय किसी का मजाक न उड़ाएं। मजाक न उड़ाएं, सही बात तो है। चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपकी एक कविता सुनना चाहते हैं। ऐसा है कि मैं प्रयास किया था एक कविता लिखने का प्रयास क्या, वो स्वयं ही लिखा गया। अच्छा। ऐसा हुआ कि पत्नी जी 2-3 दिन से मुझे लगातार बोल रही थी कि टूथपेस्ट ले आओ, टूथपेस्ट ले आओ। मैं लापरवाही बस, ठीक है ले आऊँगा, ड्यूटी से आते समय ले आऊँगा, अरे बगल में है ले आऊँगा। लेकिन उस दिन सवेरे ऐसा कुछ हुआ कि एक बच्चा टूथपेस्ट दबा रहा है, दूसरा ब्रश में ले रहा है और ये देख के हमारी श्रीमती जी एकदम आग बबूला हो गई। अच्छा। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको मैं अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया। स्वागत। शायद ये कविता बन गया मेरे ख्याल से। स्वागत। तो सुनाना चाहूँगा। प्राकृतिक संसाधन, मैं इसका शीर्षक दिया था जी। और सुबह सुबह पत्नी जी सिराहने पर आई, सुबह सुबह पत्नी जी सिराहने पर आई, कहती सुप्रभात या मुस्कुराती बल्कि जोर से झल रही। हाँ। सुबह सुबह पत्नी जी सिराहने पर आई, कहती सुप्रभात बल्कि जोर से झल्लाई, बोली एक तो रात को देर से घर आए, एक तो रात को देर से घर आए और बार बार कहने के बावजूद भी टूथपेस्ट नहीं लाए। हाँ। मैंने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया, पत्नी जी को प्रेम से समझाया, देखो जी हमारे ही आंगन में नीम का पेड़ है, उसका दातौन बहुत ही गुणकारी है, मुंह और श्वास के लिए लाभकारी है। इतना में उसका गुस्सा और भड़क गया, एक तो करेला ऊपर से नीम भी चढ़ गया, एक तो करेला ऊपर से नीम भी चढ़ गया। देखो हम प्राकृतिक संसाधनों से कैसे परे होते जा रहे हैं, देखो हम प्राकृतिक संसाधनों से कैसे परे होते जा रहे हैं, आधुनिकता की दौड़ में चले जा रहे हैं, विज्ञापनों की दुनिया में बहे चले जा रहे हैं और आंगन में तुलसी की जगह कैक्टस उगा रहे हैं, आंगन में तुलसी की जगह कैक्टस उगा रहे हैं। क्या बात, मतलब कवि होते हैं जो व्यंग से अपनी बातों को कह जाते हैं। बात बहुत सही कही। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने कहा आप ACCL में हैं, तो कब से कार्यरत हैं यहाँ? मैं वर्तमान में यहाँ ACCL में हूँ, लेकिन सन 2000 में कोरबा से यहाँ स्थानांतरण हुआ मेरा जी। 89 में मेरा कोरबा ज्वाइनिंग हुआ था और ऑन रिक्वेस्ट में रायगढ़ में अभी पदस्थ हूँ फोरमैन के पद पर। तो कैसा रहता है वहाँ का काम? काम
ऐसा है कि हम तो काले हीरे की दुनिया में रहते हैं अच्छा। और वहाँ मजदूर अपनी मेहनत मशक्क़त से कोयला निकालता है और विद्युत उत्पादन और सारे कल पुर्जे सब इन्हीं के बदौलत जो है चलते हैं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा विकास इन सब पर आधारित। बहुत बढ़िया बात। और जैसा आपने पहले कविता सुनाई कि पत्नी जी ने कहा टूथपेस्ट के लिए, तो अधिकतर हम सुनते हैं जब किसी को प्यार होता है और वो धोखा खाता है तो कविताएं लिखता है। तो हास्य कवियों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। धोखा ऐसा है कि मेरे ख्याल से, कोई अन्यथा मत ले, तो लड़कियां कई ऑप्शन रखती हैं मेरे ख्याल से। तो अगर उसको धोखा समझ ले या वेल सेटल होना चाहती है तो अच्छे अच्छे ऑप्शन ढूंढती है। अच्छा। ये तो सबके दिमाग में रहता है। चलिए, उसे धोखा नहीं बोलना चाहिए, एक भगवान जोड़ी भी बनाए रहता है। अच्छा। मैं तो ये मानता हूँ। चलिए, तो हम बातों के सिलसिले को तो अभी रोकते हैं और एक कविता आपसे सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ी में सुनाना चाहूंगा जी, तो, स्वागत है। ये तो अपनी भाषा है। पहले जमाने में क्या है, मोबाइल नहीं था। पहले प्यार कैसे होता था, चिट्ठी पत्री के द्वारा होता था। तो कुछ लिखने का प्रयास किया था मैं। स्वागत है। और एक शायरी। दौर कागज का था, लंबे समय तक जज्बात महफूज रहते थे। दौर कागज का था, लंबे समय तक जज्बात महफूज रहते थे। अब दौर मोबाइल का है, एक क्लिक में सारे रिश्ते डिलीट हो जाते हैं। क्या बात। और उस समय प्यार भी होता था तो चिट्ठी पत्री से होता था। और मतलब प्यार करने वालों को बहुत ज़्यादा दहशत होता था कि मतलब मैं चिट्ठी लिखूंगा तो कोई पकड़ मत ले और मेरा राइटिंग नहीं होना चाहिए। कई सारे बातें जो थी तो उसको मैं इसमें जोड़ने का प्रयास किया हूँ। मतलब आप सब ये दाव पेच खेल चुके हैं। होते रहता है जिंदगी में ऐसी घटनाएं जी। और शीर्षक है हमर जमाना के प्यार। अच्छा। हमर जमाना के प्यार रहीस अड़बड़ जोरदार, हमर जमाना के प्यार रहीस अड़बड़ जोरदार। दिल ले शुरू होके चिट्ठी पत्री तक जावे। हाँ। दिल ले शुरू होके चिट्ठी पत्री तक जावे। टूरी के भाई रहे चाहे सफ़ा सुखरा, टूरी के भाई रहे चाहे सफ़ा सुखरा। फिर टूरा यानी कि प्रेमी, फिर टूरा हर ओखा ले अड़बड़ डरावे। हाँ, क्या बात। मतलब लड़की का भाई देख लो या पिताजी देख लो या उनकी गार्जियन देख लो तो मने हाथ पर ठंडा हो जाता था। फिर टूरा हर यानी कि प्रेमी हर ओखा ले अड़बड़ डरावे। प्यार ला योजनाबद्ध तरीका ले आगू बढ़ावन। हाँ। प्यार ला योजनाबद्ध तरीका ले आगू बढ़ावन। सबले पहली पारा के सफ़ा लेढ़वा टूरल पटावन। मतलब मीडिएटर बनाने के लिए। क्या बात। सबले पहली पारा के सफ़ा लेढ़वा टूरल पटावन। जेब खर्चा बर जोन 2-4 पैसा मिले। हाँ। जेब खर्चा बर जोन 2-4 पैसा मिले, तिही पैसा ले ओ लेढ़ा टूरल कुछ कही खवावन। हाँ। आओ ओला अपन के मीडिएटर बनावन। हाँ। आओ ओ लेढ़वा टूरा के हाथ में हमर प्रेमिका का ना चिट्ठी पत्री भेजावन। टूरी है चिट्ठी ल पढ़े तब प्यार हर आगू बढ़े। टूरी है चिट्ठी ल पढ़े तब प्यार आगू बढ़े और चिर दे तब प्यार का अंत तुरंत। वाह, क्या बात। और चिर दे तब प्यार का अंत तुरंत। फिर बिना नाग आके चिट्ठी आन टूरा करना लिखवावन। हाँ। दूसरे के हाथ इसलिए लिखवाते थे कि पहले राइटिंग मिला लेते थे कापी मंगा के। हाँ। फिर बिना नाग आके चिट्ठी आन टूरा संग भेजवावन। बिना नाग आके चिट्ठी लेके जाए टूरी करा हमर लेढ़वा यार। और कभू कभू भोरे भोर माने कंफ्यूजन में, और कभू कभू भोरे भोर में टूरी ले हो जावे ओ लेढ़वा टूरा संग प्यार। प्यार, क्या बात। ये बढ़िया था। और भोरे भोर में ओ टूरी ले हो जाए लेढ़वा टूरा संग प्यार। और हम दांत ल निपोर दन। अब हमन दांत ल निपोर दन फिर आस नहीं छोड़न। हाँ। हमन दांत ल निपोर दन फिर आस नहीं छोड़न। टूरी के बिहाव हो जाए तब होले मन में आस पलत रहे। हाँ। टूरी के बिहाव हो जाए तले मन में आस पलत रहे। और आस और मन ले तब तक नहीं जाए। हाँ। और आस और मन ले तब तक नहीं जाए जब तक ओ टूरी हर अपन के लइका ला जा ममा कर जा के नहीं पवावे। वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई, रचना सुनाई। हम महसूस कर पा रहे थे कि उस समय कैसा होता होगा। और कुछ जब हम कवियों के सामने बैठते हैं तो आपकी कविता सुन के हमें कुछ 4 लाइनें याद आ रही हैं।
हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और आज के मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रखते थे खत पे कलेजा निकाल के। बहुत बढ़िया, बहुत। और ये जानना चाहते हैं कि जितने भी कवि रहते हैं, अधिकतर हास्य कवियों की बात करें, जी। किसी भी विषय में लिख लेते हैं। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और अधिकतर पत्नियों की बात करते हैं, प्रेमिका की बात करते हैं, हर विषय में लिखने को तैयार होते हैं। तो ये ख्याल कहाँ से आते हैं? ख्याल ऐसा है कि आसपास का सिचुएशन, परिस्थिति से आपे आप ये सब निर्माण हो जाता है। और इसी संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि ये मच्छर देख के भी मुझे एक कुछ याद आया। मैं और कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया। अच्छा। और उसे मच्छर चालीसा का नाम दिया हूँ। क्या बात। अभी हमने हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, बहुत सारी चालीसा सुनी है, पढ़ी है। मच्छर चालीसा स्वागत होता है। है। क्या है कि लोग मच्छर से परेशान टिकिया कॉइल उपयोग करके देख लेते हैं, लेकिन मच्छर कुछ दिन में हैबिचुअल हो जाता अच्छा। है। टिकिया से हैबिचुअल हो जाए तो फिर उसको और कोई चीज नया, अगरबत्ती वगैरह, तो इस तरह से काफी प्रयास किया जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों न एक मच्छर चालीसा बना लिया, जिससे हम लड़ नहीं सकते, उससे डरते हैं तो उसकी आराधना में जुड़ जाते हैं। तो मच्छर चालीसा सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। जय मच्छर अतुलित बलधामा, आहा। हो अगणित रोगों के धामा। आहा। सूक्ष्म रूप तुम घर घुस जाते, बृहद रूप में घर खा जाते। मधुर मधुर खुजलाहट लाते, सबकी देह लाल कर जाते। वाह। वैद हकीम के तुम रखवारे, तुम हर घर में रहने वाले। हो मलेरिया के तुम दाता, हो खटमल के छोटे भ्राता। वाह। एक नया तुम रोग ले आए, एक नया तुम रोग ले आए। डेंगू जिसका नाम कहाए, नाम तुम्हारे बाजे डंका। तुमको नहीं काल की शंका। बिना इजाजत घर घुस जाते, सभी जगह तुम हो मंडराते। कोई जगह ना ऐसी छोड़ी, जहाँ न रिश्तेदारी जोड़ी। वाह। जनता तुम्हें खूब पहचाने, नगर पालिका लोहा माने। डर कर तुमको यह वर दीना, जब तक जी चाहो जी लेना। खावन पढ़न न सोवन देते, दुख दे के सब सुख हर लेते। भिन्न भिन्न तुम राग सुनाते, ढोलक पेटी तक शर्माते। वाह। और अंतिम है, भागे रोग और बहु पीड़ा, भागे रोग और बहु पीड़ा। जपत निरंतर मच्छर कीड़ा, जो मच्छर चालीसा गावे। सब सुख मिले रोग सब जावे। बहुत बढ़िया। जब मच्छर काटेंगे तो ये चालीसा हम याद कर ले रहे हैं और उनको सुनाएंगे। जरूर जरूर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई। इसलिए हम कहते हैं कि हास्य कवि होते हैं, हर विषय में लिखने को तैयार होते हैं। तो आप जैसे चलते फिरते भी ऐसे माहौल से निकाल लेते होंगे कविताएं। तो गुप्ता जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप मुकेश जी की श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम कराते हैं। जी जी। तो ये कैसे सोच आई इसको कराने की? कई समय से देख रहे थे कि रफ़ी नाइट होता था और ये आपका किशोर नाइट होता था जी। और हमारे इतने बड़े आधार स्तंभ मुकेश, तो मुकेश जी का छूट रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों न हमें मुकेश नाइट करना चाहिए।
और इसी कार्यक्रम में हमने अपना टीम जो है राग एवरग्रीन मेलोडी है, उससे हमने शुरुआत किया मुकेश नाइट का। पिछले 5 साल से हम ये कर रहे हैं। हालांकि 2 वर्ष कोरोना काल में इसे ऑनलाइन किए थे और फिर से इस समय मुकेश जी के श्रद्धांजलि में 27 अगस्त को करने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसमें हम बाहर के लोगों को भी, गायकों को बुलाते हैं कि अपने अंचल के लोगों को मौका देते हैं? देखिए, बाहर के कुछ लोग बुलाते हैं, अच्छा, लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ जो भी संगीत प्रेमी हैं, जो भी गाना गाना चाहते हैं, उन्हें हम मंच में जरूर स्थान देते हैं ताकि उनकी भी कला उभर सके और उनका झिझक टूट सके और आगे चल के वो भी एक अच्छे कलाकार बन सके। आप भी गाते हैं? हाँ, गाता हूँ। कुछ एंकरिंग मेरा ज़्यादा रहता है, बट समय मिलने पर मैं भी गाता हूँ। ऐसा है कि पहले दूसरे को मौके दो, अच्छा, उसके बाद अगर मौका मिलता है तो मैं भी जरूर गाता हूँ। तो जी हम प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और सुने हैं ये पैरोडी में जो लोग गीत गाते हैं, अधिकतर कवियों को सुनते हैं, हास्य कवियों को, कि एक गाने में अपने कुछ शब्द मिला करके, और हमने सुना है कि आप भी कुछ ऐसी पैरोडी बनाते हैं। तो यदि आपने कुछ ऐसी बनाई हो तो हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं। हम लोग का टीम है, तो हम लोग कहीं कहीं प्रोग्राम देने जाते हैं। तो एक बार प्रोग्राम से लौट रहे थे तो हमारे 2-3 साथी थे, तो बोले कि अब लौट रहे हैं तो कुछ भी बोलना है तो उसको अपन जो है गा के बोलेंगे, तो एक अभ्यास भी हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा। तो हमने उड़ीसा गए थे और उड़ीसा से लौटते समय जब ट्रेन पर बैठे तो एक साथी हमारा छूट गया था, वो लेट हो गया था, ट्रेन चलने ही वाली थी तो आया। उसको भी हम बता दिए, नियम वगैरह बता दिए कि भाई जो भी बोलना है, चाहे बाथरूम भी जाना है तो आपको गा के बोलना पड़ेगा। अच्छा। तो वो आए और वो सीधा ट्रेन में चढ़े। बिल्कुल ट्रेन छूटने वाली थी, पसीना पसीना था, और उसको क्या हुआ कि वो जब चढ़ा तो शायद उसका कोई पर्स मान लिया, उसमें टिकट वगैरह भी था। तो हम बोले कि भाई जो भी बोलना है आपको गा के बोलना है जी, चाहे समस्या जो भी रहे, लेकिन गा के बोलना है जी। तो वो अपनी व्यथा जो है सुनाते हैं। मैंने टिकट खरीदा था टीसी साहेब, पर किसी ने मेरा पर चुरा ले गया। उसमें पैसे भी मेरे यकी कम न थे। क्या बात। उसमें पैसे भी मेरे यकी कम न थे, पर किसी बेरहम ने उड़ा ले गया। मैंने टिकट खरीदा था टीसी साहेब। क्या बात। हमने खाना का ऑर्डर किया था और किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होता है और उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो हम समझाए भाई खाना आ रहा है, आप इत्मीनान रहिए, ऑर्डर दे दिए, वो सबका ऑर्डर लेगा, फिर डिलीवरी करते हुए आएगा जी। तो लेकिन चूंकि वो परेशान था तो बोले नहीं, अब ये अपनी व्यथा गा के ही सुनाना है, नियम जो बन गया है। जी। तो उन्होंने गा के सुनाया, मेरा खाना भी ना आया। वाह वाह। हो मेरा खाना भी ना आया, कब से खड़ा हूँ भूखा प्यासा, कब से पड़ा हूँ भूखा प्यासा, क्यों है देर लगाया। हो मेरा खाना भी ना आया, बहुत ना बढ़िया। आया, ना आया। तो बहुत बढ़िया आपने सुनाया गुप्ता जी, और जैसे आपने गाने का माहौल बना दिया है और जैसा कि आप रेडियो सुनते आ रहे हैं, हमने सुना है, तो आपका क्या मानना है कि रेडियो का क्या योगदान रहा है इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रेडियो का महत्व तो बहुत समय से, चूंकि आज प्रचार प्रसार का माध्यम खूब हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह आ गए हैं, काफी सारे उपकरण आ गए हैं, जेब में लेके घूम रहे हैं आदमी, कभी भी कोई सा भी गाना सुन रहे हैं, तो उसका महत्व मैं सोचता हूँ कि कम हो गया है इन मोबाइल का। जब हम रेडियो सुनते थे तो एक तल्लीनता थी और हमें इंतजार रहता था बिनाका गीत माला या जो एनुअल उसका होता था, और रात को हम जो है भोले बिसरे गीत सुनते थे। फिर आया कैसेट का दौर, तो कैसेट कलेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होता था, वो भूले बिसरे गीत गाते थे। और आज चूंकि मोबाइल में यूट्यूब आ गया है, 2 लाइन सुन के आदमी बंद कर देता है। वो तल्लीनता और वो खुशी अब नहीं है जो पहले के समय थी रेडियो में। और आज भी रेडियो है, लोग उसका महत्व समझते हैं। मैं नहीं समझता कि रेडियो के बिना सब कुछ है।
रेडियो ही सब कुछ है, मैं ये मानता हूँ। ये बहुत बढ़िया। और आप हास्य कविताएं लिखते हैं, कहीं ना कहीं खुशी हंसी लोगों के आसपास से गायब होती जा रही है। जी जी। तो इस विषय में आप कुछ यदि कहना चाहें तो। कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, और ये चुटकिला वगैरह के माध्यम से लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, और ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बन जाता है। तो हमेशा आदमी को इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए हमेशा। और एक जोक्स है कि प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज कैंपस में ऐलान किया, प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज कैंपस में ऐलान किया कि कोई भी लड़का, कोई भी बॉयज गर्ल्स हॉस्टल तरफ नहीं जाएगा। पहली बार अगर कोई लड़का लड़की हॉस्टल तरफ गया तो उसे 200 रुपये फाइन होगा, दोबारा वह देखा गया तो 500 रुपये फाइन होगा। तो एक लड़का ने बोला, सर मंथली भी बता दीजिए, मंथली क्या चार्ज लगेगा। क्या बात, क्या बात। इसी हॉस्टल वाले से एक और मुझे याद आ रहा है जी कि एक लड़का जो है लड़की हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया। हाँ। सोचे लड़की लोग बहुत खाते हैं चॉकलेट, काफी प्रयास किया, कई ठो कमरों में गया, उस एक भी चॉकलेट नहीं बिका। एक लड़की बोली, सुन बेटा, जा तू लड़के हॉस्टल में जा, वो लोग चॉकलेट लेंगे। तो बोला नहीं, वो लोग तो चॉकलेट खाते नहीं, नहीं वो लोग चॉकलेट खरीद के हमको देंगे तब हम खाएंगे। क्या बात, क्या बात। चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम ये जाने कि आसपास हंसी है, बस हमें खोजने की जरूरत है बस। तो और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप कोई संदेश देना चाहें, आजकल के युवा वर्ग को कोई संदेश देना चाहें रेडियो धूम 89.6 के माध्यम से। युवा, मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा सा दिशा विहीन होते जा रहा है। युवा जब पढ़ाई करता है तब वो ये सारे माध्यम में जुड़ा रहता था। जब हम छोटे थे, जब हमारा कार्टून देखने का दिन था, तो उस समय रिमोट जो है पिताजी के हाथ में था, हम न्यूज़ देखते थे। लेकिन आज सारे कंट्रोल जो है बच्चों के हाथ में आ गए हैं। इवन हमारे मोबाइल का अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम बच्चे से पूछते, देखे यार अलार्म आप कैसे बजा है, सुबह में तो लगाया नहीं था, तो ठीक ठाक कर देगा। तो मतलब बच्चे एडवांस हो गए हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन इसका कुछ न कुछ खामियाजा है कि बच्चों को अपना जो है बाल्यपन में, किशोरावस्था में पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की संगति और इस तरह के ये मोबाइल में लीन हो गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनका जो है पढ़ाई दुभर होते जा रहा है। लेकिन मोबाइल का अगर वो उपयोग करे, पढ़ने के लिए उपयोग करे, पहले हम कहीं से बुक लाते थे, लाइब्रेरी से बुक लाते थे और उसको पढ़ते थे, कॉपी में लिखते थे। अगर अपन उसका उपयोग करें मोबाइल का, गूगल से हम कोई चीज़ निकाल लें और अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ जान लें, तो मैं समझता हूं कि ये जो है ये बुरा साधन नहीं होकर एक अच्छा साधन बनेगा और बच्चे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आज डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक डिक्शनरी लेते थे, अंग्रेजी का एक शब्द ढूंढने के लिए हम कितना पन्ना पलटते थे। अभी क्या है, या तो मुंह से बोल दो या टाइप कर दो, आपको तुरंत उसके ऑप्शन आ जाएंगे, उसके अर्थ निकल जाएंगे। तो इसका उपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। इसके अलावा बच्चों को जो आज रेडियो को किनारे रख दिए हैं, आज रेडियो हर जेब में है, मोबाइल में है, उसे भी सुनना चाहिए, ना कि दिन रात मोबाइल में अपना आँख लगाए रहना चाहिए। इससे आँखों को भी तरावट मिलेगी और काफ़ी सारी जानकारी जो रेडियो कलेक्ट करके हमें भेजता है वो हमें मिलेगी। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, हमें बहुत अच्छा लगा आज आपकी कविताओं को सुन के, पैरोडी को सुन के, जोक्स को सुन के मज़ा आ गया, आनंद आ गया और हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद। तो रेडियो धूम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी टीम को भी धन्यवाद। रेडियो धूम का आगे उत्तरोत्तर तरक्की हो और सभी रेडियो धूम सुने, मेरी ये शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के हमारे मेहमान थे कवि लोकेश कुमार गुप्ता। और साथियों, हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का और इस प्रोग्राम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने और इस प्रोग्राम के प्रस्तुत करते थे रमाशंकर शुक्ला। तो अब हमें दीजिए अनुमति, हम मिलेंगे आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।